नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी अभी एक सुखद और एक अच्छी खबर सामने निकल के आई है, जिसमें भारत और चीन की सेनाएं जो लद्दाख बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी थी, अब वो पीछे हट चुकी हैं। जो अप्रैल 2020 की स्थिति थी, वो स्थिति अब पुनः बनी रहेगी। भारत की जो ये जीत हुई है कूटनीतिक तौर पर, इसके वैश्विक परिदृश्य पर बहुत बड़े मायने हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में भारत का जो मान सम्मान है अब और बढ़ेगा। चीन की हार होना तय था, चीन की सेनाओं को पीछे जाना ही था, ये बिल्कुल सुनिश्चित था, क्योंकि जो लद्दाख का जो एरिया है, और वो लद्दाख का एरिया मुख्यतः जहाँ पर ये विवादित जो लैंड थी वो फिंगर 8 तक बटी हुई है। मतलब फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 जिसे हम मुख्यतः बोला जाता है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक भारतीय सेनाएं 1 से लेकर 4 तक भारतीय सेनाओं का उस लैंड पर कब्जा रहता है, और जो फिंगर 4 से लेकर जो फिंगर 8 है वो स्थान विवादित स्थान है, जिसे विवादित लैंड बोला जाता है। वहीं पर चीन ने अपने आके टेंट और तंबू गाड़ दिए। जो भारत है वो हमेशा निगरानी करता है 1 से लेकर 8 तक की, और उस फिंगर 4 से लेकर 8 में कई बार चीन भी घुस आता है, जिससे भारतीय सेनाएं कई बार चाइनीज सेनाओं के सामने आमने सामने आके खड़ी हो जाती हैं, और इस वजह से कई बार उनमें गुत्तम गुत्ता भी होती है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। इसका ही नतीजा जो हम लद्दाख वैली में जो हुआ, ख़ासतौर पर जो गलवान घाटी है वहाँ पर ये हुआ। प्रारंभ इसका तब होता है शुरू, जब एक चाइनीज़ मेजर भारतीय लेफ्टिनेंट जो वहाँ के जो लीड कर रहे थे, वो लेफ्टिनेंट थे, बहुत ही अभी हाल ही में एनडीए की ट्रेनिंग लेके अपॉइंट हुए थे वहाँ पर। वो चाइनीज़ मेजर भारतीय सेनाओं को पीछे हटने को कहता है, और भारतीय लेफ्टिनेंट उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है। उसी समय से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू होता है। इससे मेजर को काफ़ी चोटें भी आती है। तब से ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई उस मेजर द्वारा भारतीय सेनाओं को लेके, और तब से ये सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। ये जो करीब 1.25 महीने का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा आपस में भारतीय सेनाओं और चाइनीज़ सेनाओं के बीच में, चाइनीज़ सेनाएं या हम बोले चीन की खासियत ये है, अगर चीन के साथ हम आमने सामने यानी फ्रंट फुट पर लड़ेंगे तो हम उसे हरा देंगे, या उसके मनोबल को हम कमज़ोर कर सकेंगे। अगर हम जरा सा बैकफुट पर जाते तो चीन उस स्थान पर कब्जा कर लेता, ये सुनिश्चित बात है, क्योंकि चीन हमेशा साइकोलॉजी के तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता है, अपनी सैन्य शक्ति द्वारा डराने की कोशिश करता है। परंतु इस बार जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार एक सीडीएस की मीटिंग में कहा, कैबिनेट की मीटिंग में, कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, उस राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारी सेनाओं का जो मनोबल हाई हुआ, उससे हम चीन को पराजित कर पाए। और जिस प्रकार भारत में भी चीनी सामान को लेकर एक बायकॉट किया गया, उससे भी चीन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अभी खराब स्थिति में चल रही है। देखो चीन की खासियत क्या है, हमें यहाँ चीन को समझने की ज़रूरत है। जो चीन के आसपास कई कंट्रीज़ हैं, 16-17 कंट्रीज़ जो उनके नेबर हैं, उन सबके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि चीन का एक प्रिंसिपल है कि जहाँ तक चपटी नाक वाले, जहाँ तक उनकी रंग भाषा वाले लोग होंगे, वो स्थान हमारा है। यही कारण है कि लगभग 16 कंट्रीज़ में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हांगकांग में क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं अभी वर्तमान परिदृश्य में, और इसके अलावा ताइवान और जो आसियान देश हैं, फिलीपींस हुए, और उसके छोटे छोटे 10 जो देश हैं आसियान के, उनके साथ भी चीन, साउथ सी चाइना, उसके अंदर भी चीन के साथ ज़बरदस्त विवाद चल रहा है।
चीन की एक पॉलिसी क्या रही है, दूसरी नंबर की चीन की पॉलिसी रही है इकोनॉमिक ड्रॉप से। मतलब कोई देश अगर कोई मदद मांगता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में चीन ने बहुत भारी मात्रा में निवेश किया, इतना निवेश किया वहाँ पर कि वह देश कर्ज से दब गया। और जब वापस उसने पैसा मांगा तो वो देश उस पैसे को दे नहीं सका, और फिर आपने देखा श्रीलंका में किस प्रकार हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए श्रीलंका के कब्जे में चला गया। ऐसे करके उसने भारत के चारों तरफ, श्रीलंका में, सोमालिया में, अदन में, ऐसे करके करीब चारों तरफ अपने पोर्ट डेवलप किए। ये चीन की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर दूसरी चीन की खासियत है कि चीन कभी भी अपना जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने किसी देश में जाता है तो वो उस देश को, लोगों को नौकरी पर नहीं रखता, बल्कि वो अपनी पूरी एक फोर्स लेके साथ चलता है, जिसमें वो खुद चाइनीज़ श्रमिक होते हैं, चाइनीज़ लोग होते हैं, चाइनीज़ इंजीनियर होते हैं। तो वहाँ की जो खुद की जो लोकल एरिया के लोग होते हैं, जहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहा है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं मिलता। इससे भी लोगों में एक बड़ा गुस्सा था चीन के खिलाफ। कई देशों में ऐसा हुआ भी है। और फिर चीन क्या करता है, इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव बनाता है और उस जगह को कब्जा कर लेता है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में धीरे धीरे चीन का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करना प्रारंभ किया है। भारत में जब अंग्रेज थे तो 1757 के बाद में जब भारत के अंदर अंग्रेजों ने 1786 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद भारत के अंदर ब्रिटिश मुद्राओं को चलाने की अनुमति दे दी गई थी। और इसके बाद आप देखिए किस प्रकार से भारत में धन का और बहुत बड़ी मात्रा में दोहन हुआ। उसी प्रकार अब पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज़ करेंसी रेनबिन्बी को भी अनुमति दे दी गई है। अब सोच लीजिए कि पाकिस्तान का भी क्या हाल होने वाला है। तो चीन जल्दी पाकिस्तान के साथ क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चीन है, जिस प्रकार वहाँ पर सीपेक परियोजना में जो धन लगाया है, खासतौर पर जो पीओके वाला हिस्सा है जिस पर भारत अपना दावा ठोक रहा है बार बार, उस स्थान में बहुत बड़ी मात्रा में धन लगाने की वजह से चीन के लिए वो स्थान भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बहुत महत्व हो जाते हैं। इस प्रकार चीन की जो है नीति होती है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की। पैसा दो, उससे कर्ज में लो और फिर उससे जगह छीन लो। ये एक नॉर्मली चीन ने कई देशों के साथ अपनाया है, परंतु भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने चाइनीज़ के BRI यानी बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उससे भारत ने साफ मना कर दिया और सीपेक का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। बल्कि पीओके में जो डेवलपमेंट करा उसके खिलाफ भी भारत ने नाराज़गी जताई। ये जो एक क्रिएट हुआ, इससे चाइना बौखलाया हुआ था। भारत के जिस प्रकार भारत ने जवाब दिए, इससे बौखलाया हुआ था। और जब चाइनीज़ आर्मी गलवान वैली के अंदर लद्दाख के घुस आई, मुख्यतः गलवान वैली और पैंगोंग झील, ये दो प्रमुख स्थान थे जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने तंबू गाड़े थे अपने। तो भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार अपनी तैयारी दिखाई, और भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। बस चीन की एक ही कमी थी कि चीन के पास युद्ध का एक्सपीरियंस पिछले 45 सालों से नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीन के जो रिटायर्ड जनरल थे उनका ये कहना था कि अनफॉर्चुनेट हमारे पास किसी प्रकार का लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। और आप सब जानते हैं कि 1999 जिस प्रकार करगिल हुआ 1999 में, और हमारी सेनाओं ने 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाके पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए, और जिस प्रकार हमें जो एक्सपीरियंस मिला लड़ने का, लद्दाख तो 12-13 हज़ार किलोमीटर पर ही स्थित है। तो निश्चित तौर पे हमारी वहाँ पर जीत होना तय थी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें पाकिस्तान का इस मामले में बहुत हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से हमारी सेनाओं की बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग होती है। इतनी अच्छी तरह ट्रेनिंग होती है, हार्ड कोर। एक हमारा सेना का जवान 10 चाइनीज़ पर भारी पड़ता है आज के टाइम में। यही कारण थी कि चीनियों को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से यही डर था कि कहीं हम भारी ना पड़ जाएं।
और वही हुआ, हम चाइनीज़ पर बहुत अच्छी तरह भारी पड़े और चाइनीज़ को दूसरी बार पीछे हटना पड़ा। क्योंकि इससे पहले आपने डोकला में देखा किस प्रकार हमने भूटान की सार्वभौमिकता की रक्षा करी, कई देशों ने हमारी तारीफ भी करी। करीब 90 दिन तक सेनाएं 72 दिन तक सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। तो ये एक कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। हालांकि चीन अभी भरोसे लायक देश नहीं है, हो सकता है वो पीछे जाए और फिर अचानक हमला करे। हमारी सेना को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस लड़ाई के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे साथ चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण रहने वाले हैं और हो सका तो युद्ध भी होगा, ये तय है। क्योंकि एशिया के अंदर दो उभरती हुई पावर, कोई एक ही एशिया में रह सकता है। मतलब क्या है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही इस समय ये परिस्थिति बनी हुई है। चीन की वजह से जो नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुत ही प्राचीन संबंध है, जहाँ हम जब जानते हैं मिथिला, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, जो हमारा वहाँ बेटी और रोटी का संबंध है, उसमें भी उसने खटास डालने की प्रयास किया। इसके पीछे कारण यह है कि जो नेपाल का वामपंथी दल है, कम्युनिस्ट हैं, और जहाँ कम्युनिस्ट होते हैं वहाँ पर नॉर्मली चीन के पक्ष में झुकाव होता ही है। क्योंकि आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट, चाहे वो भारत के कम्युनिस्ट हों, भारत में कई कम्युनिस्ट चैनल हैं, कई कम्युनिस्ट पत्रकार हैं जिन्होंने ये बताया कि चाइनीज़ टीवी में काफ़ी दिन पहले चल रहा था कि चाइनीज़ ने भारत पर कब्जा कर लिया है, चाइनीज़ ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया है, कई किलोमीटर सेना घुसाई है। ऐसे एक डराने और एक क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मनोवैज्ञानिक रूप से डराने का कोशिश की जाती है इन चैनलों द्वारा, जिनसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि भारत में कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा दबदबा है। सबसे बड़ा आप इसका देखते हैं JNU, जहाँ कम्युनिस्ट और वामपंथी भरे हुए हैं। वो उनका पूरा एक किला बना हुआ है JNU, जहाँ से ऐसी खबरें उल्टी सीधी निकलती हैं और भारत और भारत के खिलाफ हम ऐसे मिस अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। क्योंकि वामपंथी, अगर चीन हमला करता है तो वामपंथी निश्चित तौर पे चाइनीज़ का सपोर्ट करेंगे, जिससे अभी आपने देखा कई चैनलों ने गलत खबर तक चलाई कि भारतीय लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को कई बड़ी मात्रा में हत्या कर दी या हमला करके मार दिया। तो ऐसी गलत खबरें फैलती रहेंगी, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। वही नेपाल में भी यही हो रहा है। नेपाल की जनता तो बेचारी, उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन जो वहाँ का प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद ओली, वो खड़ग प्रसाद ओली है, वो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट का झुकाव हमेशा चीन की ओर रहा और चीन के सपोर्ट में ही वो ये सब कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के संबंध पुनः अच्छे होंगे जब उनकी सरकार गिर जाएगी, और वो गिरेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि चाइनीज़ से उन्हें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये बात चाइनीज़ के लोग और वहाँ के अन्य पार्टी के लोग भी समझते हैं, क्योंकि चाइनीज़ अगर कुछ देगा तो बदले में वो उससे 1000 गुना निकाल भी लेगा। अभी चाइनीज़ ने माउंट एवरेस्ट को भी अपने इलाके में दिखाया था। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। तो हमें खास तौर पर वामपंथी चैनल और वामपंथी पत्रकारों से बच के रहना होगा। ये भारत की जो एकता है और अखंडता है उसके साथ सदैव खिलाफ रहे हैं। जब 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी और जो दंतेवाड़ा में हमला हुआ, 76 जवान शहीद हुए, तब JNU के अंदर इसका जश्न मनाया गया। और 2014 के बाद आप देख ही रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से किस प्रकार JNU के अंदर बार बार देशद्रोही नारे लगाए गए, ठीक है। और इसको वो सब लोकतंत्र की हत्या भी बोलते हैं। दुर्भाग्य की बात देखो, सब कुछ करते हैं और बाद में लोकतंत्र की हत्या भी कहते हैं। ये बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। JNU एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है आजकल, और ऐसे इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए तो भी कोई बुरा नहीं है। एक डिपार्टमेंट में 23 प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, और हज़ारों लाखों की सैलरी दी जाती है, और वो प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते कुछ नहीं है, सिर्फ दिन भर ये राजनीति करते हैं। खैर, इस पर एक चर्चा का विषय है, वामपंथी भारत और वामपंथी एक चर्चा का विषय, जिस दिन एक दिन आपको अलग से वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूँगा। तो ये हमारी जो जीत हुई है चीन के साथ, ये बहुत ही अच्छी है, और आने वाले समय में पूरा विश्व पटल पर भारत एक उभरता हुआ देश है। बस अभी
थोड़ा कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल का समय है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही कठिन समय है भारत के लिए और विश्व के लिए भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी छिन्न भिन्न हो चुकी है। बेरोजगारी भी चरम पर है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ये भी सही है, मैं भी जॉब के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम बुरे हालात हैं। धीरे धीरे सब हालात सामान्य होंगे निश्चित तौर पे। कभी इस प्रकार की घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। और अर्थव्यवस्था के लिए सरकार भी पूरी तरह गंभीर है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है। एक मूल मंत्र दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, जिसे हमें अपनाना है। और जल्दी इस पर भी एक मैं लेके आऊँगा कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे इकोनॉमी जो है। लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखिए, हमें कैसे भी करके चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम से कम खरीदना है, हमें लोकल पर जोर देना है। और ये बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे कि हमारी खादी है, खादी आज से पहले कोई नहीं खरीदता था, लेकिन 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जब खादी का जिस प्रकार खरीद हुई है, खादी में जिस प्रकार प्रॉफिट हुआ है, उससे हम सब देख रहे हैं। बड़े बड़े मार्केट लगने लगे हैं, जो जयपुर में खादी मार्केट करके मेला लगता है हर दिसंबर के आसपास। तो उसमें बहुत अच्छी तरह खादी की खरीद होती है। और खादी एक अच्छी भी है, महात्मा गांधी ने भी खादी को बढ़ाया था चरखे द्वारा। तो महात्मा गांधी के पद पर हम चलते रहें। अहिंसा हमारा मुख्य नारा होना चाहिए। परंतु हम जब तक कोई हमें अपनी आंखें दिखाएगा तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। यही हमारा नियम, यही हम नीति होनी चाहिए। और हम सरकार लगातार इसकी दिशा में बिल्कुल सही चल रही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।